जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार पुणे में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार तो आप सभी जो है जल्दी से लाइव जुड़ जाएं ताकि आज का अपना ये सेशन अपन बहुत जल्द शुरू कर सकें। देखिए, अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में मिक्सअप आपको पता है 3 क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जिसमें एक तो आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी की क्लास होती है और 2 क्लासेज जो है वो एमसीक्यूज़ की होती हैं। तो काफ़ी लाड और प्यार मिल रहा है आप सभी का क्लासों में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार का आपका सपोर्ट बना रहें। आप जो है वो मुझ पर विश्वास किया है तो ये विश्वास अंत समय तक बनाए ज़रूर रखें। अच्छा, आज अपन बात करेंगे जो क्वेश्चंस हम पूर्व में कर रहे थे उन्हीं प्रश्नों को हम आगे लेकर चलेंगे। जैसे हम 1 से 100 तक की सीरीज़ पढ़ी है, फिर 100 से 200 तक की पढ़ी और अभी 200 से आगे की सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने 240 प्रश्न तक पढ़ चुके हैं। इससे बाद अब पढ़ना है अपने को। तो फैन फैक्ट, नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दें आप सभी, ठीक है। देखो, आप सबके लिए ही ये क्लासें लगाई गई हैं, आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो आप इससे आराम से जुड़े और प्रतिदिन क्लासों को देखें भी सही हैं। देखो, अपनी क्लासें होती हैं चैनल पर 3 क्लासें होती हैं, जो अभी एक क्लास आपके 4 बजे अभी चल रही हैं और यह क्लास आपके राजस्थान जीके की होती हैं, है ना। राजस्थान जीके की ये क्लास है। इसके बाद एक क्लास होगी अपनी 6 बजे और ये 6 बजे क्लास होती है आपके कला संस्कृति की, जिसमें अपन कला संस्कृति को थ्योरी से पढ़ते हैं। और एक क्लास होती है अपनी 7:15 पर और इसमें भी अपन एमसीक्यूज़ प्रश्न करते हैं, याद रखने हैं, ठीक है जी। रीट का दामाद, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से मैसेज भेजिए उन विद्यार्थियों के पास जो कि अपने से लाइव जुड़ना चाहते हैं। एक बार सभी के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिए, क्लास को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुराने सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भगवानपुरा है, हल्दी घाटी है, गिलोंड है या फिर खमनोर है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है गिलोंड। गिलोंड की आपको पता है यहाँ पर मेहंदी भी प्रसिद्ध है। मेहंदी कौन सी है? रंग लाने वाली, रंग लाने वाली गहरी मेहंदी जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध। बाकी मेहंदी तो आपको पता है सोजत की फेमस है, सोजत। और सोजत कहाँ है तो याद रखना, पाली में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया है, ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? प्रतिहारों द्वारा किया गया है, परमारों द्वारा हुआ है, राठौड़ द्वारा हुआ है या चौहान वंश द्वारा हुआ है? चलिए, ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। C4 क्यूट दामाद, राइट। F4 आ गया दामाद। चलिए, यहां पर हम बात करते हैं तो राइट आंसर तो होगा प्रतिहारों ने। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? प्रतिहार वंश का संस्थापक, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक आप किसे बताओगे? तो याद रखना, हरिश्चंद्र जो हैं वो क्या हो जाएगा, इनका संस्थापक होता है। लोही के अंदर इनका आधिपत्य रहा था और अरबुदा जो हैं यहाँ पर आपको पता होगा परमार वंश की 2 ही ठिकाने हुआ करते थे। राठौड़ की जो है वो 3 रियासतें हुआ करती थी। एक तो थी आपकी जोधपुर, एक थी आपकी बीकानेर और एक था आपका अलवर, किशनगढ़। ये 3 जगहों पर क्या था, आपके राठौड़ वंश की प्रमुख रियासतें थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौहानों की वैसे आपको पता है सांबर के चौहान थे, वासुदेव चौहान अजमेर में थे, रणथंभौर में थे, नाडोल में थे, जालोर में थे,
आपके सिरोही में थे, कोटा में थे, बूंदी में थे और झालावाड़ में चौहान थे, याद रखना। आ जाओ, चलिए राइट आंसर है यहाँ पर प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? प्रतिहार वंश, याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मैं ओशिया के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखो, ओशिया के मंदिरों की बात करें अपन, तो ओशिया के जो मंदिर हैं, इन ओशिया को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर? क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा है और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। मंदिर की अधिकता के कारण, मंदिर की अधिकता के कारण जो है इन्हें भुवनेश्वर कहते हैं। इस ओशिया का नाम मिलता है उपकेश पटन, उपकेश पटन। ओशिया का प्राचीन नाम है, याद रखना, प्राचीन नाम भी मिलता है उपकेश पटन या फिर उपकेश पाटन के नाम से हम जानते हैं, याद रखना है। संतोष जारवाल जी, संतोष जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए आते हैं उन सबसे पहली रिक्वेस्ट और प्रार्थना यह होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? अकबर, आपको पता है दिल्ली और आगरा बैठते थे ये, तो राजस्थान पर जब आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा कुंभा था, महाराणा प्रताप था, महाराणा सांगा था या महाराणा उदय सिंह था? जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है? यहां पर राइट आंसर होगा महाराणा उदय सिंह, यानी मेवाड़ की तीसरे शाखे की बात हो रही है। मेवाड़ का तीसरा शाखा, देखिए मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 और 68 में हुआ। यहाँ पर जो है इस समय शासक कौन था और यहाँ पर जो है वो जौहर किसने किया? यहाँ पर जो है वो केसरिया किसने किया? केसरिया। और यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी यहाँ पर जो है वो उदय सिंह के सेनापति कौन थे? उदय सिंह के सेनापति कौन थे, ये भी आपको बताना है। और आपके अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया? देखो, शासक था यहां पर उदय सिंह, जौहर किया था फूल कंवर ने, केसरिया किया था जयमल फत्ता कल्ला राठौड़। जयमल फत्ता कल्ला राठौड़ों ने, इन्होंने केसरिया किया, आक्रमणकारी था अकबर, सेनापति आपके जयमल फत्ता कल्ला राठौड़ थे और सिक्का चलाया था एलची। अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? एलची सिक्का चलाया, याद रखना। गुरुजी बियर पी रहे हो? हाँ, गुरुजी बियर पी रहे। दिनेश कुमार बेल, नमस्ते सर जी। बिल्कुल दिनेश कुमार जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। बिल्कुल, ये बियर है ना, बियर की बोतल है, बियर पी पी के बैठाता हूँ मैं आप सभी को। चलिए राइट आंसर है महाराणा उदय सिंह जी, इज करेक्ट आंसर। महाराणा सांगा, इनकी एक उपाधि मिलती है और इनकी उपाधि थी हिंदूपत। क्या कहते हैं इन्हें? हिंदूपत के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, हिंदूपत। और महाराणा प्रताप, इनको तो मेवाड़ केसरी और कीका के नाम से भी जानते हैं। कुंभा को हम कहते हैं अभिनव व्रताचार्य, अभिनव व्रताचार्य इनकी एक उपाधि थी। हाल गुरु सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक भी कौन था? तो वो आपके कुंभा थे। यहां पर राइट आंसर उदय सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में गेटौर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? राजस्थान में गेटौर की क्षत्रिय किस राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा राजवंश, सिसोदिया राजवंश, कछवा राजवंश या चौहान राजवंश? बोतल तो बियर की सी है, बिल्कुल बियर ही तो है, बियर ही तो पीता हूं मैं। C4 क्यूट दामाद। चलिए यहां पर गेटौर की क्षत्रिय हैं, कछवा राजवंश की हैं और ये राजवंश कहां का था? तो याद रखना ये आमेर का था। आमेर के दो, इसे जयपुर के दो, कोनो दिक्कत ना है।
हाड़ा राजवंशों की वैसे हाड़ा दो जगहों पर हुए, एक तो बूंदी है, बूंदी की थी केसर बाग की छतरियां हैं, केसर बाग की क्या है छतरियां हैं। और कोटा की बात करें तो याद रखना यहां पर है शारबाग की छतरियां हैं, शारबाग की छतरियां। और सिसोदिया की है वो है आहड़ है, आहड़ की छतरियां हैं। सिसोदिया राजवंश की छतरियां उदयपुर में है, याद रखना है। चौहानों की तो मुझे नहीं लगता कौन छतरियां रही होगी। ठीक है जी, चलिए नैना कुमारी शर्मा पंडित जी, मिस पंडित जी, ओके मिस पंडित जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और नेहा आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ छतरियाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको बतानी है कागा बाग की छतरियाँ कहाँ की है, कागा बाग की छतरियाँ, कागा बाग की छतरियाँ कहाँ की हैं। और दूसरा प्रश्न है वो है बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ। इनके बाद में बताना है आपको देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ। तो यहाँ पर काका बाग की याद रखना राठौड़ वंश की छतरियाँ हैं, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश है। बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर के बाटी वंश की छतरियाँ हैं, जैसलमेर बाटी वंश है। और देवी कुंड है ये है राठौड़ वंश, और वो भी कौन सा है, बीकानेर का राठौड़ वंश। तो प्रमुख छतरियाँ आपके सामने कंप्लीट हो जाती हैं। विभा कामा की कागा की जोधपुर है, ठीक है। गुरुजी कुछ छोरियाँ तो ऐसे मुंह ढक कर आबे जैसे नहीं बहु घूंघट करे हैं, बिल्कुल हाँ। बड़ा बाग जैसलमेर है। संतोष जी का सी आंसर था, विभा बड़ा बाग जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, आपको जल्दी से आंसर देना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा है, राव आसनाथ, राव दुहड़े या राव कानड़ है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, मैं इनके बारे में तब तक कुछ डिटेल लिख देता हूं। अच्छा, आपसे और एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ लेता हूं। मारवाड़ का सन्यासी राजा कौन सा है, सन्यासी राजा, इसका आंसर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन सा है, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन है। फिर बताना है मारवाड़ का अणबींदिया मोती कौन है, अणबींदिया मोती के बारे में भी आपको बताना है। फिर बताना है मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, क्रांति के समय शासक कौन था। चलिए बताएं, यहां पर राइट आंसर होने वाला है राव सिंहा, क्या हो जाएगा। और मारवाड़ का सन्यासी राजा था, याद रखना उसका नाम आता है मान सिंह जी, मान सिंह जी मारवाड़ के सन्यासी शासक कहते हैं। भूला बिसरा राजा है, याद रखना चंद्रसेन है, भूला बिसरा राजा चंद्रसेन। अणबिंदिया मोती है वो है दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। और आपका मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, यह प्रश्न आपको आंसर देना है। भूला बिसरा चंद्रसेन है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है दुर्गा सिंह राठौड़ है। इसका आंसर दीजिए आप, मारवाड़ की 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक, चलिए जल्दी आंसर दीजिए क्या होने वाला है। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था। किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है। किरण वर्मा, भक्त सिंह है, वेरी गुड। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा
भगत सिंह 1857 की क्रांति में थे। 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक, अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक, संधि करने वाला जो शासक था, याद रखना उसका नाम आता है मान सिंह। शासक था, इसका नाम है मान सिंह है। मान सिंह ने 1818 में क्या करी थी, अंग्रेजों से क्या करी है, संधियां करी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। भीम सिंह जी नहीं थे, भगत सिंह राइट है। अच्छा, भीम सिंह बता रहे हो, भीम सिंह कब थे? भीम सिंह जी तो मान सिंह के पहले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर है। मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा हुआ सुनहरा शहर कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर है। सुनहरा शहर पूछा गया आपसे, सुनहरा शहर पूछा गया। देखो बीकानेर को तो कहते हैं झांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं अपन, बीकानेर को कहते हैं झांगल प्रदेश। और जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी, सन सिटी, है ना। इन्हें कहते हैं अपन नीला शहर, नीला शहर। और जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी, गलियों का शहर, पंखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर। और इन्हें कहते हैं सुनहरा शहर, सुनहरा शहर। कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। आई थिंक सी, जैसलमेर इज ए राइट आंसर है। चलिए, राइट आंसर है आपका जैसलमेर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की क्रांति में कोटा का जो नेतृत्व कर रहा था, अब्दुल अली है, रामदयाल भटनागर है, मेहराब खां है या मोती खां है? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है? चलिए एक बार क्लास को शेयर भी कर दे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को शेयर करें एक बार। देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है। 1857 की क्रांति से अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो याद रखना इसकी शुरुआत जो हुई थी वह शुरुआत हुई है अपने नसीराबाद से, हुई है 28 मई को। 28 मई 1857 को कहाँ से हुई? तो याद रखना नसीराबाद से हुई है। कहाँ से हुई? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है? तो याद रखना अजमेर है। यहाँ पर कोटा की बात आ रही तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेहराब खां, ठीक है। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का पीए था, उस पीए का नाम था मेजर बटन। क्या था नाम उसका? याद रखना मेजर बटन। इसकी हत्या कर दी थी जयदयाल और मेहराब खां ने। याद रखना यहाँ पर दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम था जयदयाल और एक का नाम था मेहराब खां, मेहराब खां। इन दोनों को है फिर जो है आपको पता है मेजर बटन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी आया था और जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ के इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। मेजर बटन था, ठीक है। अच्छा, कोटा का जो विद्रोह याद रखना यह एक जन विद्रोह था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था आई होप 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 मेजर बटन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पतिगिया, माणिक्यलाल वर्मा है। नीतू जी स्वागत है। ओनली स्टडी आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप, क्लास को जल्दी शेयर करें। क्लास आप सभी शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को एक बार जल्दी से दबा के शेयर करें।
क्या राइट आंसर होने वाला है? चलिए, पूजा चौहान प्रणाम सर जी, प्रणाम। देखिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति है विजय सिंह पत्ती के, याद रखना है। वैसे राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और ये हुई थी 1919 के अंदर, राजस्थान सेवा संघ है। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ से एक पत्रिका निकलता था, यहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी, पत्रिका, और ये था आपका, बताए मुझे कौन सा पत्रिका थी, ये भी बताना है आपको। स्टडी का होगा, जय नारायण व्यास सी, ठीक है। चलिए, यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती थी कमेंट करके बताना। माणिक्यलाल वर्मा, याद रखना, मेवाड़ का गांधी है ये, मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। विजय सिंह पत्ती राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है, राजस्थान में याद रखना क्या है, ये किसान आंदोलन का जनक है। विजय सिंह पत्ती को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रथम सीएम है हीरालाल शास्त्री हैं, और जय नारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत सीएम है और दूसरे निर्वाचित सीएम है, याद रखना है। महाराष्ट्र 20 में अजमेर स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1950, 15 मई 1950, 30 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ सर? चले नेक्स्ट आंसर दीजिए। विभाजी, बहुत शानदार। प्रताप पत्रिका, प्रताप पत्रिका नहीं है। तरुण राजस्थान आता था, तरुण है, देखो एक तो था तरुण राजस्थान, एक था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, और एक था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। ये तीनों अखबार जो हैं वो आपके राजस्थान सेवा संघ से आते थे। बार बार ओय तक मांगू की डाल का, चलिए 1 नवंबर 1956। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला 1 नवंबर 1956। इस दिन मनाते हैं हम राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है कब मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। तो ये राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, ये भी याद रखना है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और एकीकरण का जो शुरुआत प्रारंभ हुआ था, याद रखना एकीकरण की जो प्रारंभ हुआ है ये हुई थी 18 मार्च 1948 को हुई, और इस समय जो चरण मनाया गया था उसका नाम था मत्स्य संघ। कौन सा संघ था? मत्स्य संघ था। और ये 1 नवंबर को था, याद रखना, वर्तमान राजस्थान। कौन था? वर्तमान राजस्थान। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है, याद रखना। एकीकरण के 7 चरण थे, ये भी आपको याद रखना है। 30 मार्च राजस्थान दिवस है, ठीक। चलिए, और आपके 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को इस दिन हमारे भारत का क्या हुआ था, याद रखना, भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रखना, भारत का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था, यह भी याद रखना है। कानू, नमस्कार गुरुदेव। कानू, आपका स्वागत, अभिनंदन है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 36 जनवरी होता नहीं है, हाँ वो गलत है, 36 नहीं है, 26 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आगे है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो कहाँ पर है? राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो कहाँ है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, हाड़ौती पठार है, अरावली के दोनों तरफ के भाग है। भूरी मिट्टी के बारे में बताएगा मत्स्य संघ 18 मार्च 1938 नहीं है, 48 है, ठीक है। KM मुंशी, रियासत ABCD, वार्षिक आय 184 लाख, चरण फर्स्ट में क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। PM शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयभान सिंह, राजधानी अलवर थी, और उद्घाटन उसका कोटा संभाग में हुआ था। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। राम राम सर जी। मुकेश गुज्जर जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। टाइपिंग मिस्टेक है। बनास बेसिन है। जय श्री कृष्णा। मीनाक्षी खटीक, स्वागत, अभिनंदन है आपका भी। नेहा कुमारी ए बता रही है, विवाह और रीट का दामाद ए। पूजा चौहान, बनास, फैन फैक्ट ए, बनास। देखो यहाँ पर है बनास नदी है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, हम बनास नदी की थोड़ी सी चर्चा करें
तो बनास नदी जो है, इस बनास नदी इसे कहते हैं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः याद रखना, राजस्थान में बहने वाली क्या है, ये बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना वो है आपकी बनास नदी। इसके उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं वर्णासा। क्या बोलते हैं इसे, वर्णासा बोलते हैं। वन की आशा कहते हैं इसे, याद रखना वन की आशा भी कहा जाता है, वर्णासा कहते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो होता है आपकी खमनौर की पहाड़ियों से। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, पहाड़ियों से। और ये पहाड़ियाँ पड़ती है आपके राजसमंद के अंदर, राजसमंद है। और इसका जो विलय होता है वो याद रखना रामेश्वरम में होता है। कहाँ होता है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है, तो याद रखना सवाई माधोपुर के अंदर है। और ये किस में मिल जाती है, तो याद रखना चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी नदी का संगम निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो राइट आंसर है बनास है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्ल संबंधित हैं। देखो जकराना है, सिरोही है, मारवाड़ी है, नस्ल है, गायों की है, ऊँटों की है, बकरियों की है या भेड़ों की है। क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से आपको आंसर देना है। बताएं मुझे, गायों की है, ऊँटों की है, बकरियों की है या भेड़ों की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है बकरियों की है। अच्छा ये बताएं राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां याद रखना बाड़े में। बाड़े का मतलब है बाड़मेर में, ये भी याद रखना है। अच्छा आपको ये बताना है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना है, केंद्र। इनके बाद में आपको बताना है भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। भैंस अनुसंधान केंद्र है। इनके बाद में आपका है बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है, अनुसंधान केंद्र। इनके बाद में एक है मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मसाला अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है, अनुसंधान केंद्र। देखिए यहाँ पर बात करते हैं भेड़ एवं ऊन, ये है आपके अविका नगर है, अविका नगर। और अविका नगर कहाँ पर है, तो याद रखना टोंक में है। भैंस अनुसंधान केंद्र ये आपके वल्लभ नगर में है, वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहाँ पर है, तो याद रखना ये उदयपुर के अंदर है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखना ये बाड़मेर के अंदर है। और मसाला अनुसंधान केंद्र है ताबीज के अंदर है। और ताबीज कहाँ पर है, तो याद रखना ताबीज ये पड़ता है आपके अजमेर के अंदर। चलिए गुड़ामलानी बाड़मेर, ओके। वल्लभ नगर उदयपुर में है, ओके। अविका नगर टोंक है, अविका नगर टोंक है, गुड़ामलानी है। भैंस वल्लभ नगर में, ओके। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर, मसाला ताबीज अजमेर में है। चलिए तो राइट आंसर है बकरियां हो गई हैं। अच्छा ऊँटों की बात करते हैं तो ये बताओ मुझे ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऊँटों का जो मेला है ये मेला कहाँ लगता है, पहला प्रश्न है। और ऊँट महोत्सव कहाँ लगता है, दूसरा प्रश्न है। और ये बताना है राजस्थान का पालतू राज्य पशु कौन है, राज्य पशु कौन था, ये भी कमेंट करके बताना है। हेलो हेलो, क्लास चल रही, कहाँ पे हो, ओके ठीक, ओके ना, करता हूँ। चलिए ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में ऊँट पालतू है, ठीक है। पालतू ऊँट जो है वो राज्य पशु है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई की क्रम के अनुसार सही अवरोही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार है, वो भी अवरोही क्रम पूछा गया है, अवरोही, ठीक है। जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़, जरका, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़,
देलवाड़ा, सज्जनगढ़, झरका, तारागढ़, देलवाड़ा, सज्जनगढ़, झरका या तारागढ़ है। तो इसमें कौन सी होगी राइट, याद बताएं। 30 जून 2014 ऊंट पालतू पशु हैं। दिनेश कुमार बिल साहब कह रहे हैं पालतू राज्य पशु ऊंट है, ठीक है। बताएं क्या राइट आंसर होना है। बताएं इसमें से कौन सी राइट होगी। 51 में ए नहीं है। क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी बताएं। सब ऑप्शन गलत है, बिल्कुल। देलवाड़ा, यहां पर एक ऑप्शन में दे देता हूं आपको, देलवाड़ा, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, ये 4 ऑप्शन इसमें मैंने इसको हटा दिया है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, देलवाड़ा, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। सब ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन सही कर दिया मैंने। चलिए यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी बात करें तो याद रखना वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, याद रखना गुरु शिखर है। इसकी मिलती है 1722 मीटर है, 1722 मीटर, 1723 है। इसके बाद गुरु शेर होती है, शेर के बाद गुरु से दिल, गुरु से क्या होता है? दिल, जरा, जरखा, यानी देलवाड़ा है और शेर है, ठीक है। ये क्रम के हिसाब से आपको पता रखना है। गुरु शिखर है, शेर 1597 है, शेर जो है वो 1597 है, और देलवाड़ा 1442 है, देलवाड़ा 1442 है, और जरखा जो है वो आपकी, जरखा जो है वो आपकी 1442, 1442 कैसे कर दिया आपने? जरका 1442, 1442 कैसे आएगा? 1431 होगी। चलिए, देलवाड़ा, जरका 1431, 928, ठीक है, कॉपी मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए साहब, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। अच्छा, मैं कॉपी करूं या ना करूं? आप बता रहे हो तो आप सही बता रहे होंगे तो मैं देख के बता दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? है ना, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। परमवीर मेघवाल जी, गुरुजी प्रणाम, ठीक है जी। सीपी कहाँ की है? यहाँ पर दिखा गया है राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। भरतपुर में है, बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में या सिरोही के अंदर है। बताए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला अगर आपसे स्थान पूछे तो याद रखना वो माउंट आबू है। कौन सा हो जाएगा? याद रखना माउंट आबू है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, सिरोही के अंदर है। अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक अगर वर्षा वाला जिला पूछे, वर्षा वाला अगर जिला पूछे तो याद रखना जिला कौन सा हो जाएगा? उस जिले का नाम है वो है झालावाड़, झालावाड़, याद रखना है। अगर कम वर्षा पूछे कि कम वर्षा राजस्थान में कहाँ होती है तो याद रखना ये होती है जैसलमेर के अंदर। कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर के अंदर होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। भरतपुर जाट नगरी के नाम से भी जानते हैं अपन इसे, भरतपुर को जाट नगरी कहते हैं, ये भी याद रखना। राजस्थान का इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, याद रखना है। प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर, 100
द्वीपों का शहर भी कहते हैं, याद रखना है। और झालावाड़ को कहते हैं नागपुर, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। सिरोही को इसको बोलते हैं तलवारों के लिए फेमस है, याद रखना। जाट रियासत थी, ठीक है। प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, विवाह। अरे पढ़ ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया और ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान, सॉरी यहां पर आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आती है, याद रखना, मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, विश्व की सबसे, याद रखना ये उपजाऊ मिट्टी है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर जोधपुर में नहीं पाई जाती हैं, और भरतपुर धौलपुर में भी नहीं पाई जाती हैं। कोटा बूंदी अजमेर और नागौर वाला भाग इसमें सही होगा। बताएं मुझे सर, यहाँ होशियार लोग बहुत हैं, बताएं मुझे इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? भरतपुर और धौलपुर। चलिए यहां पर राइट आंसर आपका इसमें भरतपुर और धौलपुर दे रखा है। बाकी कोटा बूंदी के अंदर तो आपको पता है यहां पर तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। अजमेर और नागौर में यहां पर बुरी लाल बुरी मिट्टी पाई जाती है, या लाल पीली कहते हैं अपन, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वो अजमेर वाला भाग। नागौर में तो याद रखना लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नागौर में है। बीकानेर जोधपुर में यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो आपकी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है जी, बोलो गिरिराज महाराज की जय। जो नहीं बोले बामे दे। अजमेर नागौर सिरोजम में, ठीक है। यस चौधरी खाजूवाला। काली कपास के लिए उपयोगी है। रेतीली बीकानेर जोधपुर है। यस खाजूवाला, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी हैं। ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख मिलता है वह नदी कौन सी है? ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख मिलता है वह नदी कौन सी है? आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उद्गम जो मिलता है? गीता गोदारा, गीता गोदारा, रीता गोदारा, हाई यस चौधरी, सरस्वती है। चलिए यहाँ पर जो नदी है वो है आपकी ऋग्वेद में सरस्वती है। इसी को अपन गग्गर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, गग्गर नदी है। ठीक है, लूनी की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना, पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। नागपाड़ से इसका क्या होता है? नागपाड़ी अजमेर से इसका, याद रखना, उद्गम होता है। कांतली नदी की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियों से आती हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ, और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो याद रखना शिखर के अंदर है। कांकनी की बात हो रही है, कांकनी याद रखना, ये कांकनी जैसलमेर के अंदर में, जैसलमेर में कांकनी, या इसे कहते हैं मसूरदी नदी है। मसूरदी है राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो याद रखना कांकनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरस्वती नदी गग्गर को कहते हैं। लूनी नदी का जो है पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी, नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां आपके सीकर से होता है। और कांकनी जो नदी है ये आपके सबसे आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी है और मसूरदी के नाम से जानते हैं, और ये जैसलमेर में है। कांकनी या मसूरदी 17 किलोमीटर, जैसलमेर बुज झील कोटरी सी, ठीक है, यस जी। गग्गर हमारे गांव के पास से होकर जाती है, ठीक है। पूजा चौहान कह रही गग्गर हमारे पास से होकर जाती है, कोनो दिक्कत ना। आगे चलते हैं। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा नहर का निर्माण कब करवाया गया पूछ रहा है? 1930, 1927, 1944, 1932। गंग नहर का निर्माण कब हुआ है? आपको प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल, मसूरदी 17 किलोमीटर लंबी है, वो मेरे को बताया आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी है।
आंतरिक अपातंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कांकणी है, सॉरी कांतली नदी है। और आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है वो है घग्गर नदी है, ये भी याद रखना है। नौहर जी के जोन, यस यहाँ आ गयो, बिल्कुल यस यहाँ पर आ जाता है। चलिए राइट आंसर है 1927 के अंदर है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन है, याद रखना है, और पक्की नहर है। और गंगा सिंह जी को हम कहते हैं, याद रखना, राजस्थान के भागीरथ कहते हैं, राजस्थान का, इन्हें हम कहते हैं भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। इनके पास में याद रखना एक है ऊंटों की सेना थी, याद रखना ऊंटों की क्या थी, इनके पास सेना थी, उनको कहते हैं गंगा रिशाला, क्या कहते हैं इन्हें, गंगा रिशाला के नाम से भी जानते हैं, गंगा रिशाला। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। और गंगा सिंह जी ने आपको पता है इन्होंने 3 ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, यह भी आपको पता रखना है। ये प्रश्न है, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं, चने का उत्पादन, राज्य में प्रमुख चना उत्पादन, गेगरा, गंगानगर, जयपुर, अजमेर है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू है, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर है। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, नरेंद्र मंडल के अंदर शामिल थे ये, और जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी उस समय इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है? यस चौधरी का बी राइट आंसर, बिल्कुल खतरनाक आंसर आया है, यस। और जिसका सी आंसर आ रहा है वो सी आंसर गलत है आपका। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू है। बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू इज द राइट आंसर है। अच्छा आपको यह भी बता देना चाहता हूं, श्री गंगानगर की बात आती है तो याद रखना श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, ये भी याद रखना है। क्या कहते हैं इन्हें? अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्न का कटोरा। और इन्हें हम कहते हैं राजस्थान का धान्यगार। ठीक है जी। और घग्गर नदी यहाँ पर और हनुमानगढ़ दोनों जिले में बहती है। गंगा सिंह जी ने जो है इस नगर की स्थापना करी थी, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्न का कटोरा है, ठीक है, धान का कटोरा, अन्न का कटोरा। यहाँ पर किन्नू और माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किन्नू व माल्टा का क्या होता है? यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर सर्वाधिक चावल होते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं होते हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक कपास होती है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौड़ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? गौड़ मांगलोद के बारे में पूछ रहा है, जो कि जिप्सम की, यहां से जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम का क्या होता है? याद रखना खान है, ये जिप्सम की खान है। गौड़ मांगलोद कहां पर है? नागौर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या हनुमानगढ़ के अंदर है। किन्नू माल्टा, यस ठीक है। चलिए एक बार तो आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी विद्यार्थी उन सब विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर करें। चलिए सीताराम यादव ए राइट आंसर आ रहा है, नागौर के अंदर है। देखो नागौर की बात करें तो इसे हम कहते हैं धातु नगरी के नाम से जानते हैं। नागौर को धातु नगरी के नाम से जानते हैं। नागौर में मेड़ता है, और मेड़ता में मीरा का क्या हुआ था? लालन पालन हुआ। मीरा का क्या हुआ था? यहाँ पर याद रखना मीराबाई का यहाँ पर लालन पालन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी मीरा के जो दादा हैं, वो मीरा के दादा कौन थे? तो याद रखना इनके जो दादा थे उनका नाम था आपका राव दूधा। क्या मिलता है? राव दूधा मिलता है। और इनके पिताजी का नाम मिलता है रतन सिंह जी, याद रखना रतन सिंह जी इनके पिता का नाम मिलता है, ये भी याद रखना है। बीकानेर को झांगल प्रदेश कहते हैं। बाड़मेर को जो है यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर थार मरुस्थल थार महोत्सव बढ़ता है बाड़मेर में, आपको पता होना चाहिए। थार महोत्सव बाड़मेर में है। और मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव जो है साथियों याद रखना यह जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। हनुमानगढ़ याद रखना ये खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। सामानों के लिए क्या है? याद रखना प्रसिद्ध है। खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो आपका हनुमानगढ़ है, याद रखना है। थार वे वेलूर महोत्सव बाड़मेर में, ठीक है जी। राव दूधा जी थे, ठीक है। नागौर जी के जोन। परमवीर मेघवाल जी, जी सर बिल्कुल मरु है, ठीक है। हाथी वे पतंग महोत्सव जयपुर में।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात आ रही है किस जिले में? कोटा में, नागौर में, डूंगरपुर में या जोधपुर में? सर्वाधिक लिंगानुपात की बात पूछी गई है और सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है ये आपको कमेंट करके बताना है। बताए यहां पर सर्वाधिक हो जाएगा लिंगानुपात। देखो बात करते हैं राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात की हम बात करें तो याद रखना राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 1000 जो है वो पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 928 है। अगर सर्वाधिक पूछे तो याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात आता है आपका डूंगरपुर का आता है। किसका आता है? डूंगरपुर है। डूंगरपुर का आता है 994। और न्यूनतम आ जाए आपसे कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? न्यूनतम लिंगानुपात मुझे कमेंट करके बताएं न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, जल्दी से बताएं। न्यूनतम लिंगानुपात आपका होना चाहिए, बताएं मुझे किसका है? धौलपुर का है और वो हो जाएगा 846। धौलपुर का है न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो धौलपुर का है और ये हो जाता है 846 है। अच्छा यहाँ पर अगर आपसे पूछे 0 से 6 वर्ष बालकों का लिंगानुपात, 6 वर्ष वाले अगर बालकों का लिंगानुपात पूछे तो क्या होगा? बालकों का तो याद रखना 888 लिंगानुपात है। कितना हो जाएगा? 888 बालकों का लिंगानुपात। अगर आपसे ग्रामीण लिंगानुपात पूछे, ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो कितना हो जाएगा? ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? जल्दी कमेंट करके बताएं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है ये जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आपको देना है ग्रामीण लिंगानुपात। वैसे ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है लेकिन कितना है ग्रामीण लिंगानुपात ये बताना है। आगे चलते हैं। निम्न में से एक सही नहीं है। निम्न में से एक जो है वह सही नहीं है। सही आंकड़ों की गणना 2011 से संबंधित है। आयु 0 से 6 वर्ष प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जल्दी कमेंट करके बताएं। हंसा चौधरी बता रही 933। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। ओके, शिशु 28 है, ग्रामीण शिशु है 892। देखो यस खजूवाला ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि शिशु लिंगानुपात 888 है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 872 है, शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है और पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात वो है वो 1003 है। याद रखना है जो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 933। ओके, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर दे दे सब। शुक्र है, बताए क्या राइट आंसर होगा यहां पर? बताए मुझे क्या होगा? देखो यहां पर भारत के मुकाबले, अच्छा ये आयु वर्ग वाला सही है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। देखो राजस्थान की साक्षरता जो दर है वो 66.11% है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। भारत का लिंगानुपात 943 है और राजस्थान का 928 है। ये भी बात सही है, ये भी सही है। लेकिन भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या जो घनत्व है वह ज्यादा है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना 200 है। 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये कह रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि भारत का लगभग 300 से अधिक जनघनत्व है। गलत बताना है, ठीक है। भारत का जनघनत्व जो है वो 200 से कहीं अधिक है, यानी लगभग 300, मुझे आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 300 के समथिंग भारत का जनघनत्व है। तो राजस्थान का तो 200 ही है, तो कम है, वहां पर ज्यादा देर का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में, अच्छा पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े हुए कहां पर है? पुरुष साक्षरता, अच्छा पुरुषों की साक्षरता पूछे तो याद रखना 79.2% है। कुल पुरुष की साक्षरता 79.2 है।
अगर महिला साक्षरता पूछे, महिला, अगर आपसे पूछे महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता बतानी है 52.2 या फिर 52.66 है, या फिर 52.66% है, याद रखना है। और पुरुष जो है वो सर्वाधिक झुंझुनू में, याद रखना, पुरुष जो है वह सर्वाधिक कहाँ पढ़े लिखे है, तो झुंझुनू में। न्यूनतम पुरुष कहाँ पर है, तो याद रखना प्रतापगढ़ में। न्यूनतम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक पुरुष झुंझुनू में है। अगर सर्वाधिक महिला पूछ ली, सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ पर है, तो पढ़ी लिखी महिला जो है वो कोटा में है। और न्यूनतम पढ़ी लिखी महिला पूछ ले, न्यूनतम जो महिला पढ़ी लिखी है, साक्षरता है, वो कहाँ की है, तो याद रखना जालोर की है। न्यूनतम महिला पढ़ी लिखी जालोर की, सर्वाधिक कोटा की, पुरुष सर्वाधिक पढ़े हुए झुंझुनू के हैं, न्यूनतम प्रतापगढ़ के हैं। पुरुष लिंगानुपात 79% है, महिला साक्षरता जो है वो 52.2 या 52.66% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित नहीं है। मरु त्रिकोण के अंदर पहुंच रहा है कि कौन सा जिला जो वो सम्मिलित नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर है। कौन सा जो है वो सम्मिलित है, सॉरी, पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं। मरु त्रिकोण के अंदर कौन से जिले, मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले, आपको जल्दी कमेंट करके बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है राइट आंसर, आपका सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सी इज ए करेक्ट आंसर। बाड़मेर 2010 में, लेकिन यहां पर जो पूछा है उसी के अनुसार आंसर देना है। निशा जी वेरी गुड, आपका भी आंसर आया है। चलिए आगे चलते हैं। बूंदी में रंगमेल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के अंदर रंगमेल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंगमेल का निर्माण रतन ने करवाया, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने? बूंदी के अंदर रंगमेल का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रमोद कुमार सर, सीईटी फॉर्म की डेट कब आएगी? बिल्कुल आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? रंगमेल का निर्माण याद रखना छत्रसाल ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। बूंदी के जो बोले, अच्छा ये बताओ, बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, ये कहाँ की फेमस है आपको बतानी है। कजली तीज। बूंदी को वैसे अपन कहते हैं बावड़ियों का शहर, बूंदी को अपन कहते हैं बावड़ियों का शहर कहते हैं, याद रखना है। वैसे बूंदी के अंदर आपको बताएं, यहाँ पर जो है 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की क्या है यहाँ पर, याद रखना छतरी है। और रानी जी की बावड़ी है, यहाँ पर रानी जी की बावड़ी है, जिसे हम बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है जी। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है। छोटी श्रावण में आती है। देखो ये जो तीज है ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बूंदी, ठीक है। अभी जो अपना कृष्ण चल रहा है, कृष्ण तृतीया, यानी आज अपना भादवे की एकम है, कल और परसों बड़ी तीज, कजली तीज मनाई जाएगी, याद रखना है। देवा की याद में करवाया था, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी में। और छोटी तीज पूछे तो याद रखना छोटी तीज ये कब आती है, तो ये श्रावण में आती है। कब आती है? याद रखना श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया के अंदर आती है, याद रखना। और ये जयपुर की फेमस है, जयपुर की है। तो राइट आंसर है छत्रसाल है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर उमेश सिंह के घोड़े का क्या नाम था? एक शासक है बूंदी का, उसका नाम है उमेश सिंह। और उमेश सिंह के घोड़े का क्या नाम है? उमेश सिंह के घोड़े का क्या नाम है? घोड़े का क्या नाम था बताएं मुझे, नाम क्या है? तो याद रखना इनके घोड़ा का नाम था हुंजा, हुंजा नामक घोड़ा था, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सर 18 ईयर होने में 1 मंथ सीटी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? बूंदी अनिरुद्ध सिंह है, चक्री नृत्य हैं, ओके भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सावन में हुंजा, ओके। मुकेश गुजरती, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर है आपका, हुंजा घोड़ा था।
आगे है, किस छावनी को सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1947 को 1957 को 1857 है सॉरी, किस छावनी को सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा के साथ बगावत की थी? नसीराबाद, मेरठ, नीमच, एरिनपुरा है। यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस रियासत में, किस सैनिक छावनी में दिया गया, ये बताना है। देखिए यहां पर राइट आंसर होने वाला एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर थी तो याद रखना पाली में। यहां पर था मोती खा था, यहां पर शीतल देव था, शीतल प्रसाद, मोती ने शीतल के तिलक लगाया, शीतल प्रसाद, और एक है तिलक राम। तिलक राम ये यहां पर याद रखना क्रांतिकारी थे। यहां पर कुछ समय आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह भी आ गया था। आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसने भी एंट्री ली थी। और आपको पता है ये जो है कहां तक गए थे, दिल्ली तक, और इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरिनपुरा है। ठीक है जी, शीतल प्रसाद और मोती है। ठीक है सर, प्लीज रिप्ले। परमवीर मेघवाल जी, क्या रिप्ले दूं मैं आपको? सैनिक था पूर्बिया, ओके। शिवनाथ, एरिनपुरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? देखो यहां पर तत्व पूछा है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र नहीं है। रावणता है, जंतर है, अलगोजा है या कामायचा है? कौन सा जो है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है? जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? वेरी गुड नेहा जी, शानदार आंसर है आपका, अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है। अच्छा ये बताए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। आगे चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा नृत्य संबंधित है? घूमर, गिद्दड़, घेर या तेरे ताली है? कौन सा नृत्य शेखावाटी से संबंधित है? 18 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं, निश्चित रहिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। वैसे चलिए यहां पर शेखावाटी का कौन सा नृत्य है? गिद्दड़, बिल्कुल गिद्दड़ शेखावाटी का है। तेरे ताली नहीं है, घेर नहीं है, घूमर नहीं है, तो राइट आंसर वाला गिद्दड़। गिद्दड़ है, चंग है, ढप है, गिद्दड़, चंग, ढप, ये सारे कहां के हैं? शेखावाटी के हैं। घूमर तो एक्चुअल में मारवाड़ का नृत्य है, तो मारवाड़ का है। और घेर ये तो भीलों द्वारा खेला जाता है, भीलों का है घेर, तो भीलों का नृत्य याद रखना घेर है। गिद्दड़, ठीक है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। राजस्थान में जो प्रचलित प्रथा है मृत्यु भोज, इसे क्या कहते हैं? मौसर, सौंग, शोक, त्रयोदशी या संस्कार, क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को क्या कहते हैं राजस्थान में? देखो मृत्यु भोज को कहते हैं बारमा, क्या कहते हैं? बारमा कहते हैं। या फिर इसे कहते हैं मौसर, क्या कहते हैं? मौसर। या फिर इसे कहते हैं काइटा, या फिर इसे कहते हैं काइटा, या फिर इसे कहते हैं करियावर, करियावर कहते हैं। तो यहां पर होगा आपका मौसर। ठीक है, चलिए मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। आगे प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, उदय सिंह या राणा सांगा? मीरा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो मीरा का जो जन्म है, याद रखना जन्म ये हुआ था कुड़की गांव में।
कुड़की। और कुड़की गांव कहाँ पर है? तो याद रखना कुड़की अभी ब्यावर में है। ब्यावर में। इनके पति का नाम था, याद रखना है, पति का नाम था भोजराज। भोजराज। इनका जो ससुराल था, ससुराल ये था मेवाड़ चित्तौड़ में। कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में था। इनके स्वयं के गुरु के नाम था संत रैदास। संत रैदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, याद रखना है। इनका जो अंतिम समय है वो कहाँ बीता था? तो याद रखना अंतिम समय गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में बीता। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में इनका जो है वो अंतिम समय बीता था, याद रखना है। तो यहां पर हो जाएगा राजकुमार भोजराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर में तिलवाड़ा, तिलवाड़ा वैसे अभी बालोतरा में है, याद रखना। तिलवाड़ा अभी बालोतरा में है। यहां पर किस लोक देवता है? गोगा जी, रामदेव जी, महाजी या बलिनाथ जी हैं। गोगा जी तो गोगा मेड़ी, याद रखना, गोगा मेड़ी। या फिर आपके ददरेवा चूरू के अंदर है। रामदेव जी ये रुणीचा के अंदर है, याद रखना, रुणीचा जैसलमेर में है। रामदेव जी कहाँ है? रुणीचा जैसलमेर में है। मेहाजी मांगलिया जो है ये बापणी गांव के अंदर है। कौन सा गांव हो जाएगा? बापिणी गांव। और बापिणी गांव कहाँ पड़ता है? याद रखना फलोदी के अंदर है। तो लास्ट बचते हैं वो है मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी का संबंध जो है वो कहाँ से है? तिलवाड़ा से। मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। पत्नी है इनकी रूपादे। और रूपादे को हम कहते हैं बरसात की देवी, बरसात की जो है वो देवी कहते हैं। इनका मंदिर बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर में। मालाजाल कहाँ पर है? तो याद रखना बाड़मेर में बरसात की देवी का मंदिर बना हुआ है। अगर बरसात के देवता पूछे तो याद रखना बरसात के देवता है मामादेव। मामादेव। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है, मल्लीनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जलदुर्ग कहाँ है? जलदुर्ग कहाँ पर है? जल्दी बताना है। अच्छा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हुकम जी भाटी, ठीक है, इनके गुरु थे। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर है काली सिंध और आहू नदी की संगम पर है। पिछोला झील में है, गंभीरी नदी या चंबल है। तो याद रखना वो दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। गागरोन दुर्ग कहां है? तो याद रखना झालावाड़ में। आहू और काली सिंध की नदी के किनारे। गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। गंभीरी और बेड़ज के किनारे। चंबल के किनारे याद रखना केशोराय पाटन है। केशोराय पाटन और कोटा शहर है। कोटा शहर है। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जगत निवास महल है। जगत निवास महल है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? प्रश्न पूछा गया है कि अन्नपूर्णा जो देवी है वो किसकी आराध्य देवी? आराध्य देवी के बारे में पूछा है। कछवा है, सिसोदिया है, राठौड़ या चौहान है? पूजा जी गागरोन, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। नागौर जी के जोन, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, आहू और काली सिंह है। संगम को सामेला कहा जाता है, ठीक है पोरस साहब। पीछे चंबल के किनारे केशोराय पाटन और कोटा है। चलिए अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये कछवा राजवंश की, किसकी हो जाएगी? सिसोदिया राजवंश की है। सिसोदिया राजवंश की अगर आपसे कुलदेवी पूछे तो कुलदेवी हो जाएगी इनकी बाण माता है। बाण माता, याद रखना। कछवा राजवंश की अगर आराध्य देवी पूछे, आराध्य देवी, तो याद रखना शीला देवी। कौन हो जाएगी? शीला देवी। आराध्य देवी है, शीला देवी है। और अगर पूछे इनकी कुलदेवी कौन है कछवा राजवंश की, तो याद रखना कछवा राजवंश की जो कुलदेवी है उनका नाम है जमुवाई माता है। जमुवाई रामगढ़ में मंदिर बना हुआ है। राठौड़ों की अगर कुलदेवी पूछे तो याद रखना कुलदेवी हो जाएगी, उसका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची माता। इनका मंदिर बना हुआ है नगाना गांव में। नगाना गांव कहां पर है? तो याद रखना ये नगाना गांव बाड़मेर में।
ठीक है जी, कुल देवी हो गई। अगर इनकी आराध्य देवी पूछे, राठौड़ों की आराध्य देवी, तो याद रखना आराध्य देवी है चामुंडा माता। मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर है और ये प्रतिहारों की क्या है, याद रखना कुल देवी है। कुल देवी इष्ट देवी बिल्कुल सिंगोली युद्ध विजित के बाद है। और चौहानों की कुल देवी है, याद रखना इनकी जो चौहान वंश की कुल देवी है, कुल देवी हो जाती है, याद रखना शाकंभरी माता। शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। हाड़ा शासकों की बदाना माता है। जालोर की शासकों की आशापुरा माता है। ठीक है, परमार वंश की जो है वो अर्बुदा माता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध जो मेला है वो आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। रणथंभौर का मेला कब लगता है बताएं? अन्नपूर्णा शिला देवी को भी कहते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा शिला देवी को भी कहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। महिषासुर मर्दनी बोले शिला माता को शायद। ठीक है, चौहानों की जीण माता है सर जी। चौहानों की जीण माता नहीं है, वो शेखावाटी के चौहानों की जीण माता है। थोड़ा क्लियर पढ़े, सही पढ़े, अच्छा पढ़े। चलिए, रणथंभौर का मेला कब आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि रणथंभौर में शाखा कब हुआ? रणथंभौर का जो शाखा है ये कब हुआ था, याद रखना। तो ये हुआ था 1301 में। राजस्थान का प्रथम शाखा था ये भी याद रखना है। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी को, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को पोमचा क्या है? हाँ, बीरवड़ी माता को ही कहते हैं अन्नपूर्णा देवी, याद रखना है। बीरवड़ी माता को अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। 11 जुलाई 1301 है। ठीक है, पोमचा होती है महिलाओं की ओढ़नी विशेष है। ठीक है, पोमचा, पीला पोमचा, चीड़ का पोमचा, नीड़ का पोमचा आपने देखा होगा। आगे, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की जो है वो लोकप्रिय ओढ़नी है? ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी या झारबाद की ओढ़नी। यहां पर केरीबाद भी होती है, केरीबाद है, या फिर ज्वारबाद है, ज्वारबाद। ये ओढ़नियां जो है याद रखना किसकी है? राजपूत स्त्रियां, गुज्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां या जाट स्त्रियां हैं। चीड़ का, हाड़ौती का, काला पोमचा है। ठीक है, राइट आंसर है यहां पर आदिवासी की महिलाएं। कौन सी महिलाएं? आदिवासी महिलाएं। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम को पूछा गया है, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं, बेणेश्वर धाम के संस्थापक की बात करें तो संत मावजी हैं। संत मावजी इनके संस्थापक हैं। बेणेश्वर धाम की बात करें तो यहाँ पर एक मेला लगता है और इस मेले को कहते हैं बेणेश्वर नवटापुरा मेला। इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, याद रखना है, कुंभ। ठीक है, ये सोममाही जाकम पर है। सोममाही जाकम, सोम माही और जाकम, चौथा राइट आंसर है यहाँ पर। सोम और माही जाकम के संगम पर है। बात वाली ओढ़नी आदिवासी महिला की ओढ़नी होती है। ठीक है, संत महाजी, यहां पर राइट आंसर हो गया सोम माही जाकम में। अच्छा, यहां पर अपन देखे और कि आदिवासियों की गंगा कौन सी है? आदिवासियों की अगर गंगा पूछी जाए कौन सी है तो याद रखना गंगा है, माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। अगर आपसे पूछे आदिवासियों का सोमरस, आदिवासियों का सोमरस, तो याद रखना वो हो जाती है ताड़ी, या फिर होता है आपका महुड़ी, या फिर होती है देशी शराब। देशी शराब। आदिवासियों का अगर कल्पवृक्ष पूछे
कल्प वृक्ष, तो याद रखना वो हो जाएगा महुड़ी, महुड़ी। निष्कलंकी, बिल्कुल आप यहां पर बता रहे हो, संत माओजी ने एक संप्रदाय चलाया था और ये संप्रदाय था, याद रखना, निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था, याद रखना है, निष्कलंकी संप्रदाय है। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम है लसाड़िया आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन चलाया था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ लिखा था चोपड़ा, और इन्होंने कहां पर लिखा, पाली के अंदर चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा, और चोपड़ा नदी का झील का निर्माण भी करवाया था। कंठेश्वरी माता कुलदेवी, ठीक है। इनके भीलों के आदिवासियों के जो मुखिया होता है, उस मुखिया को कहते हैं गमेती, याद रखना। पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेती। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, विश्व का सबसे बड़ा चांदी के पात्र कहां रखे हुए? सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी में है, हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में, या लेक पैलेस उदयपुर में है? बताए क्या राइट आंसर होने वाला है? तीसरी विश्व युद्ध की भविष्यवाणी हुई थी। आदिवासी कोई जरूरी नहीं, भील ही हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल भील होना चाहिए। देखो ये जो चांदी के पात्र हैं, ये चांदी के जो पात्र हैं, ये पात्र रखवाए थे माधो सिंह सेकंड ने, माधो सिंह सेकंड, 9 गर्लफ्रेंडों वाला आदमी था। चांदी के पात्र ले गया था ये 250 क्विंटल के, यानी 500 क्विंटल के चांदी के पात्र ले गया। ये जो चांदी के पात्र है ना, यह याद रखना आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में रिपोर्ट है, याद रखना, गिनीज बुक में क्या है, ये रिकॉर्ड है, पात्र है। सिटी पैलेस जयपुर में रखे गए चांदी के पात्र है, याद रखना है, ठीक है। चांदी के पात्र माधो सिंह सेकंड ने गंगा जल लेकर गए थे, ठीक है, लंदन गए थे वो। 9 गर्लफ्रेंड थी, सिटी पैलेस जयपुर, इसमें सबसे बड़ा छोगा भी रखा हुआ है। अच्छा, सिटी पैलेस में आपको पता है मम्मी रखी हुई है, यहां पर मम्मी, ठीक है, ईरान से लाई गई थी, ये एक मृत महिला है। कितना ग्राम है? 250 किलोग्राम है, 250 किलोग्राम है, 250 किलोग्राम है, याद रखना। 250 क्विंटल के, 500 क्विंटल के पात्र है ये, ठीक है, 500 क्विंटल है, 250 किलोग्राम। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? अल्बर्ट हॉल कहां पर है? अल्बर्ट हॉल भी तो सिटी पैलेस में है। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? अल्बर्ट हॉल भी तो सिटी पैलेस में ही है। यहां पर मुबारक महल कहां है? मुबारक महल, मुबारक महल कहां है? सिटी पैलेस में ही तो है। मुबारक महल के बाद इसरलाड कहां है? इसरलाड कहां है? इसरलाड भी सिटी पैलेस, सभी चीजें सिटी पैलेस में ही है, सभी चीजें सिटी पैलेस में ही है, याद रखना है। किसकी मम्मी सर जी? मेरी मम्मी तो नहीं होगी, सिटी पैलेस अलग है, अलग नहीं है भाई साहब, मिस्र से लाई गई है, ठीक है, विकी चौधरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद्र किस, मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद है। मोर ध्वज निहाल चंद किसका चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़? मोर ध्वज निहाल चंद किस चित्र शैली का था? सिटी पैलेस बड़ी चौपड़ पर है, ठीक है। अल्बर्ट हॉल तो रामनिवास बाग के पास है। ओके भाई साहब, अल्बर्ट हॉल को अलग कर लेंगे, कोनो दिक्कत ना है, हो जाता है, अतरा आप लोड नहीं लेना है, अपन को कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, जल्दी बोलने में हो जाता है, निश्चिंत रहे। गोविंद सिंह जी विकी चौधरी किशनगढ़ बता रहा है, कुमार बॉय किशनगढ़ बता रहे हैं, निशा किशनगढ़ है, पूजा जी निशा, ठीक है। मेरी तो मेरे घर पर है, तो मैंने सोचा आपकी ही होगी। ओनली आंसर मेरी नहीं है, मेरी भी मेरे घर पे है, ठीक है। चलिए, राइट आंसर होने वाला है किशनगढ़ है। इसका नाम था बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी चित्रशैली। इसका ये किसकी थी तो याद रखना, नागरी दास की गर्लफ्रेंड थी, नागरी दास। इसका नाम मिलता है सामंत सिंह, सामंत सिंह नागरी दास की गर्लफ्रेंड थी। बनी ठनी इसे कहते हैं राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, राजस्थान की क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। इस बनी ठनी के नाक का जो आभूषण है
नाक का आभूषण है उसे कहते हैं बैसरी। आभूषण को क्या बोलते हैं? बैसरी बोलते हैं, याद रखना है। और ये कहाँ की है? तो किशनगढ़ चित्रशैली की है। बनी ठनी का चित्र है, सामन दास। ओनली रुक जा रे। हम तो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना सर। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो सर वो किसकी है फिर? ठीक है, पता नहीं किसकी होगी। बेसरी, ठीक है 5 में डाक टिकट से पैसे हुए थे। ओके चलिए आगे बढ़ते। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। राजस्थान की बोलियां हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला कौन था? गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, जी.एन. ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड या कविराज श्यामल दास? कांगड़ा शैली का प्रभाव हुआ है, पोरस साहब कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर है लैंग्विस्टिक के अंदर ग्रियर्सन ने इसका विकास किया था, याद रखना है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक हो जाएगा आपका चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज चौहान है, जयानग या नयन चंद्र सूरी है। पृथ्वीराज विजय का जो है वो लेखक कौन है? जल्दी बताएं। यहां पर राइट आंसर है जयानक भट्ट है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? हमीर रासो और हमीर महाकाव्य के रचनाकार है सारंगधर है, सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान या गिरधारीदार होशिया है? हमीर रासो, अच्छा मेरे हिसाब से इसमें सारंगधर होगा। सर जी मुझे भी पढ़ना दो ताकि मैं अपने दिमाग के सारे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई है, जयानक है, बी राइट, सारंगधर और जोधरा 2 बार लिखा गया था, याद रखना है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? ये बीएसटीसी 2024 के अंदर ये प्रश्न आया था, कितने अधिकतम हो सकते हैं कि राजस्थान मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो 10% है, 15% है, 20% है या 25% है? कितना प्रतिशत हो सकता है बताएं मुझे। चलिए 15% है। तो आज की क्लास अपनी होती समाप्त। बाकी अपन मिलेंगे 7 बजे। अभी अपन 7 बजे मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए 7 बजे पुणे जीके की क्लास होगी और आज ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, याद रखना है। बिल्कुल न्यूनतम 11 हो सकते हैं और अधिकतम 30 हो सकते हैं। 29 प्लस 1 मुख्यमंत्री 30 हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन अभी शाम को 7 बजे, ठीक है। 7 बजे वाली क्लास में मिलेंगे अपन। तो क्लास कैसी लगी एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा कि सर क्लास हमें अच्छी लगी है, बुरी लगी है। जल्दी कमेंट करके बताएगा कैसी लगी क्लास आपको। चलिए मिलेंगे अपन अभी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।